हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन क्लास ऑफ क्लास 10th साइंस। यानी आज हम आज नहीं, आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th के रिवीजन को देखेंगे। इसमें स्पेशली हम क्या करेंगे, बुक की रीडिंग करेंगे, है ना। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर लेंगे और पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो चूंकि ये क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो या इस बुक से पढ़ो, बात एक ही है। ओके, तो हर एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेनली कि केमिकल रिएक्शन की स्टार्ट होती है बहुत सारे चेंजेस से। इसमें जो मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सबसे पहला होगा आपका फिजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर इसमें नहीं दिया गया, बट टोटल आप ध्यान से समझेंगे कि हमारे नेचर के अंदर टोटल कितने चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 3 चेंज देखने के लिए मिलेंगे। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, नेचर के अंदर कितने चेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे, 3 चेंज। सर नेचर के अंदर 3 चेंज, हाँ। पहला फिजिकल चेंज, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज अ चेंज। सेकेंड चेंज केमिकल चेंज और थर्ड चेंज न्यूक्लियर चेंज, ठीक है ना। स्पेशली हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल, और उसमें भी स्पेशली क्या पढ़ना है, इसमें भी स्पेशली हमको पढ़ना है केमिकल चेंज, ठीक है। अब क्या होता है इसको बारीकी से समझते हैं, है ना। ये चैप्टर स्टार्ट यहीं से होता है, चेंज से। देखिए चेंज का मतलब हम लोग क्या जानते हैं सर, चेंज का मतलब ये होता है कि चेंज का मतलब होगा बदलाव। चेंज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिवर्तन। चेंज मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलाव। यही तो होता है, यानी बदलाव। कोई ऐसी चीज जिसको आप अभी देख रहे हो ऐसे है, मतलब सपोज कर लो किसी रंग रूप आकार के साथ आपके सामने प्रेजेंट है, अचानक से कुछ देर बाद क्या हो गई, मतलब अभी क्या है, वायलेट है, अभी क्या हो गया, रेड हो गया। तो क्या हो गया, इसके अंदर परिवर्तन आ गया ना, इसके शेप में। तो यही है बदलाव, है ना। अब ये बदलाव कितने प्रकार का होता है, 2 तरीके का। कितने तरीके का, 2। सबसे पहला होगा फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपली क्या होगा कि इसमें केवल और केवल ऊपर ऊपर चीजें बदलेंगी, अंदर कुछ नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, अंदर कुछ नहीं बदलेगा। मतलब सपोज कर लो कि ये पदार्थ है ना। तो इस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि फिजिकल चेंजेस के अंदर, फिजिकल चेंज में इन कणों के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। कण जिस तरीके से जुड़े हैं या अटैच है वो उसी तरीके से अटैच रहेंगे, है ना। बस क्या होगा कि इनके ऊपर की कहानी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो ये लाल अभी दिख रहा है, तो कल के डेट में क्या हो गया, पीला, है ना। तो ये कलर में चेंज आ सकता है। अभी क्या है, बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, अभी क्या हो चुका है, छोटा, मतलब तोड़ दिया मैंने इसको। समझ पा रहे हो, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। समझ में आ रहा है। तो मेनली जो भी आप करते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिंपल किसी चीज को आप तोड़ रहे हो, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, रगड़ के फिर छोटा कर दिया या काट के छोटा कर दिया, तो ये सब चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे। जैसे लकड़ी बहुत बड़ा, या पेड़ देख लो, पेड़ बहुत बड़ा होता है ना। और जब पेड़ को हम काट देंगे तो पेड़ आधा आधा हो गया, तो क्या चेंज ला दिया मैंने, क्या उसके अंदर का कोई पदार्थ चेंज हुआ है, नहीं। कोई भी, मैं अगर मान लीजिए कि इतनी बड़ी लकड़ी आपने ली, इतनी बड़ी आपने लकड़ी ली और इस लकड़ी के आपने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। तो 2 टुकड़े अगर आप करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, 2 टुकड़े ऐसे आपको मिल गए। तो इन दोनों टुकड़ों में क्या चेंज हुआ है, मतलब पहले से क्या परिवर्तन है, पहले से परिवर्तन ये आया सर, साइज क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है। लेकिन अंदर का मटेरियल क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। अंदर अभी भी क्या है, लकड़ी के ही पार्टिकल है। समझ में आ रहा ना, दोनों के अंदर क्या है, पार्टिकल तो लकड़ी के ही है कि नहीं है, दोनों अभी भी क्या है, लकड़ी है। समझ में आया ना। तो अंदर कुछ ना बदले, ऊपरी रूप, रंग, आकार और बनावट ये बदल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे देखेंगे फिजिकल चेंज के बारे में क्या बताया गया है। फिजिकल चेंज के बारे में बताया गया है कि मिल्ली, जैसे कि आप देख सकते हो कि भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तन करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ का गलना, जैसे बर्फ अभी क्या है, फिलहाल में ठोस है, लेकिन गल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना, द्रव में चला जाएगा। तो क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसका आकार बदल गया, बनावट अलग हो गई, और फिर भौतिक अवस्था भी क्या हो गई, बदल गई। जल का जमना, पहले क्या था, बह रहा था जल, अब क्या हो गया, एक की जगह जम गया, तो बह पाएगा नहीं, तो फिर चेंज आ गया कि नहीं आ गया। जल का वाष्पीकरण यानी पानी का क्या बन जाना, भाप बन जाना। तो 3 एग्जाम्पल आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से, कि सर ऊपर चेंज मतलब बर्फ का गलना,
जल का जमना और जल का वाष्पीकरण। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भौतिक परिवर्तन का मतलब यहाँ से वो परिवर्तन होंगे जिनको हम देख सकते हैं आसानी से अपनी आंखों से। ओके, तो जो जो चेंजेस आप अपनी आंखों से देख रहे हो वही क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखना कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जो अंदर से होते हैं, बस हमें ऊपर से कुछ नजर आते हैं। जैसे ये केमिकल रिएक्शन होता है, सॉरी केमिकल चेंज होता है ना। केमिकल चेंज में आप जैसे देखो, समझो ध्यान से, जैसे दूध फट गया, एग्जाम्पल से ही क्लियर कर लेते हैं हम लोग। दूध का फटना, जंग का लगना, फिर यहाँ पे है किण्वन, फिर दहन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट, ये सब मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मिली दूध का फटना, दूध का फटना जानते हो दूध क्यों फटता है, बताओ दूध का फटना क्या क्यों फटता है, दूध का फटना, पहला यही तो लिखा है ना। तो भैया अगर दूध फट रहा है तो इसका कारण आप देखते हो, जानते हो क्या होता है, अंदर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। दूध फटेगा तो क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है ऐसे, है ना। एक्चुअल में क्या, दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बताओ कौन सा एसिड पाया जाता है, पता है आपको, दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। मैंने देखिए लैक्टिक एसिड की अगर बात की जा रही है, जैसे कि मैंने बताया लैक्टिक एसिड जो है एक्चुअल में किस में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग दूध जानते हैं ना, तो दूध के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिल्क के अंदर एक्चुअल में पाया जाता है पेप्सिन नाम का प्रोटीन, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, पेप्सिन नाम का प्रोटीन, ठीक है। या सिंपल समझो, पेप्सिन नाम का प्रोटीन है, पेप्सिन तो एंजाइम है, एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन होता है, ध्यान से समझना, ओके। और ये प्रोटीन जब क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में, तब जाके दही बनता है। ऐसे सिंपल समझ लो। देख जैसे दूध फटेगा तो क्या बनता है, दही बनता है ना। दूध फट गया तो दही बन गया, ऐसे समझ लो। तो दूध फटा तो दही बन गया, इसका मतलब देखो इसके अंदर चेंज हुआ, प्रोटीन था, दूध के अंदर क्या था, प्रोटीन था, अब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्टोन में। अब प्रोटीन और पेप्टोन में अंतर क्या है, इसको समझो। मेनली पहले जो दूध के पार्टिकल थे वो ऐसे थे कि इतने बड़े मॉलिक्यूल्स वाले थे, समझ में आ रहा है। दूध देखो, दूध को पचाना इतना आसान नहीं है, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि दूध के अंदर बहुत खतरनाक वाले मॉलिक्यूल्स, देख रहे हो कितने खतरनाक वाले मॉलिक्यूल्स है ना। अब दूध फट गया, दूध फट गया तो जानते हो क्या है, क्या हुआ, यहाँ पे ये जो इतना खतरनाक वाला मॉलिक्यूल्स था वो चेंज हो जाएगा थोड़े से आसान मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऐसे समझ सकते हो, है ना। यानी दो आसान मॉलिक्यूल्स के अंदर ये क्या हो गया, टूट गया, समझे। ये स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी, देखा है या ना, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक है, लेकिन अब क्या हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब अंदर की कहानी चेंज हुई है इस बार। जब दूध फट रहा है तो बाहर से नहीं फट रहा है, अंदर से फट रहा है। और पहली बात ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसी चीज, यहाँ पे मैं एक समझा दूं, कोई भी ऐसा चेंज जो रिवर्सेबल हो, रिवर्सेबल मतलब जैसे दो लकड़ी था, इसको काट दिया, दो अलग अलग पार्ट में चला गया, ये चेंज नजर आ रहा था मुझे, है ना, नजर आ रहा था। लेकिन मतलब दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था ना, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया था। अब मैं चाहूँ तो इसको जोड़ दूँ तो फिर से वो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना, फिर से बड़ा वाला लकड़ी का टुकड़ा मिल जाएगा मुझे। तो अगर मान लो कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसे हम पुनः जिस अवस्था मतलब पुरानी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। लेकिन केमिकल चेंज की प्रॉब्लम क्या है कि उसे उसकी पुरानी अवस्था में हम वापस नहीं कर सकते, सीधा मतलब यही समझेंगे। केमिकल चेंज मतलब केमिकल चेंज में क्या होगा, अगर एक बार दूध फट गया, दूध बन गया दही, तो दही से हम दूध बना पाएंगे, नहीं, दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। तो यहाँ से भी आप पकड़ लेंगे कैसा चेंज, केमिकल चेंज कहलाएगा सर, जिसे हम पुनः उसे पुरानी अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि जो अब पुराने रूप में नहीं आ पा रहा है ना। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल या रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगता है, कैसे लगता है पहले ध्यान समझेंगे। लोहे पे जो जंग लगता है, अच्छा वो क्यों हुआ, दूध क्यों फटा, क्योंकि टेम्परेचर का इशू था। आप देखते हैं ना घरों के अंदर टेम्परेचर, मतलब आप गर्म करते हैं दूध को, सही तरीके से नहीं गर्म होता है तो टेम्परेचर वेरी कर जाता है और वो फट जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होगा, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब लोहे की बात करूँ मैं, मेरी लोहे पर जंग कैसे लगता है, मान लो लोहा किसका होता है, आयरन का बना होता है, और इसको जब आप खुला छोड़ दोगे तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इस लोहे के साथ क्या करेगा, कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होकर क्या बना देगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड। ये जो आयरन ऑक्साइड है यही आपका जंग है, क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड, यही क्या है आपका जंग है। जंग और कुछ नहीं है, आयरन ऑक्साइड है, समझ में आया। अब देखो क्या हो रहा है सर, इस लोहे के रॉड के अंदर सिर्फ आयरन के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे, लेकिन अब कौन आ चुका है, ऑक्सीजन भी आ चुका है। तो अंदर चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं फिर चाहूँ तो इस आयरन ऑक्साइड से आयरन बना सकता हूँ, नहीं बन सकता, समझे नहीं समझे।
अब जंग जब भी मतलब जहाँ पे जंग लग जाता है, मान लीजिए लोहा है, लोहे के इतने पार्ट पे जंग लग गई तो इतना हम निकाल ही सकते हैं काट के। क्या यहाँ पे फिर से हम चाहेंगे कि लोहा बन जाए तो बन पाएगा? नहीं, उतना अब खराब हो चुका है, वो अब ऑक्सीजन के कब्जे में आ चुका है उतना हिस्सा, ठीक है, तो हम छुड़ा नहीं सकते अब। क्लियर है? तो दो तरीके के चेंज समझ में आ गए, एक है केमिकल और दूसरा है फिजिकल चेंज। क्लियर है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये जो प्रोसेस है ये आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंबंसन हो गया, संश्लेषण। अच्छा, कंबंसन देख लो, कंबंसन तो बहुत बार आएगा, ऑर्गेनिक के अंदर भी आएगा। तो मेनली कंबंसन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप जला रहे हो, कंबंसन में क्या होगा? आप जला रहे हो किसी को जला रहे हो, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक, मतलब ऐसे सिंपल समझो, लकड़ी जलाया जाता है ना, तो लकड़ी जलाया मैंने। अभी तो ये बताओ, लकड़ी जब जल जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः लकड़ी बनाया जा सकता है? नहीं। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। क्लियर है ना? तो किसी चीज को आपने जला दिया, दैट इज द केमिकल चेंज। यानी अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो उसके कारण जो नया पदार्थ पैदा होगा वो क्या होगा? वो उस पदार्थ का उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा, और इस प्रोडक्ट के थ्रू हम पुनः उस लकड़ी को या उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते जिसे हमने जलाया है। ओके, ठीक। तो ये होता है केमिकल चेंज। अब ध्यान से समझिएगा, हमको पढ़ना है केमिकल चेंज। तो मेनली जो केमिकल चेंज होता है, इस केमिकल चेंज का कारण जानते हैं क्या होता है? केमिकल चेंज का कारण होता है केमिकल रिएक्शन। समझ आ रहा ना? यहाँ पे क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। मेनली जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पे देखिए, अगेन देखिएगा, यहाँ पे आयरन था, है ना, और आयरन को कौन मिला? ऑक्सीजन मिला। तो फिर आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना दिया? Fe2O3। देख रहे हैं ना? तभी तो ये जंग आया है, आयरन के पास ऑक्सीजन गया तभी तो जंग पैदा हुआ। तो ये आयरन और ऑक्सीजन जुड़े और क्या बना दिए? जंग वाली कहानी बना दी है ना। तो ये जो घटना हुई है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान देंगे, ये घटना क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। तो आपसे कभी भी कोई पूछे, क्या पूछे कि केमिकल चेंज का कारण, रासायनिक परिवर्तन का कारण बताइए, रासायनिक परिवर्तन का कारण क्या होगा? केमिकल चेंज का कारण बताओ, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। सिंपल, जैसे वहीं से एक एग्जांपल को पकड़ो, खेल खत्म होता जाएगा। तो वही Fe था, आयरन था, ऑक्सीजन से मिला और क्या बना दिया? Fe2O3। बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों मिले हैं, अब मिलके क्या बना दिए? एक नया पदार्थ बना दिए कि नहीं बना दिए? बना दिए। तो ये जो दोनों है उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा सर? केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ, या केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब ये जो दो या दो से अधिक पदार्थ जो लिए हुए इनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और इनसे जो नया पदार्थ बना है वो क्या है? हमारा उत्पाद कहलाएगा। ठीक है ना? अभिकारक को कहाँ रखते हैं हम लोग? LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट को कहाँ रखते हैं? RHS में। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको कि वह अभिक्रिया इसमें क्या होगा? मेनली ध्यान देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, यहाँ से एक या एक से अधिक परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से क्या होंगे? सर्वथा भिन्न है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है, समझ लीजिएगा यहाँ से। इसका मतलब मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूँ। जैसे मान लो आयरन मिला और ऑक्सीजन मिला, है ना, आयरन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया है? Fe2O3 बनाया है। तो देखो इसमें पहले ध्यान से समझो, इसमें एक्चुअल में क्या होता है? आयन का खेल होता है। मतलब देखो ये ऐसे ही नहीं जुड़ जाएंगे पागलों की तरह, थोड़ी ना कोई किसी से जुड़ जाएगा, कोई कारण होगा। ये आयरन इस ऑक्सीजन से इसलिए जुड़ा है ताकि अपने आप को क्या बना पाए? स्टेबल बना पाए, स्थायी बनाने के लिए जुड़ता है। कोई भी पदार्थ पूरे केमिस्ट्री के अंदर इसलिए जुड़ता है ताकि वो किसकी तरह बन पाए? मतलब कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है, किस लिए जुड़ता है? ताकि वो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान और ऑर्गेनसॉन की तरह बन पाए, है ना। इसको याद रख लेंगे। ये नोबल गैसेस का क्या है? नंबर है, सॉरी, नोबल गैसेस के नाम, इनर्ट गैस बोलते हैं इनको। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, ऑर्गेनसॉन। इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका
86 होता है और इसका 118 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे कभी नहीं इसको। तो आयरन एक्चुअल में किनकी तरह बनना चाह रहा था, इनकी तरह बनना चाह रहा था, तो इसलिए आयरन ने ऑक्सीजन के साथ जुड़ाव किया। ऐसे ही सेम कहानी, ऑक्सीजन भी किसकी तरह बनना चाहता था, इनकी तरह बनना चाहता था, इसलिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, आयरन के साथ। और दोनों ने मिलके एक दूसरे के बीच में क्या किया है, एक बॉन्ड स्टेब्लिश किया है। क्या किया है, एक बॉन्ड स्टेब्लिश किया है, एक बंध बनाया है, और उस बंध के फलस्वरूप हमको ये पदार्थ देखने के लिए मिल रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो वैसे ही नहीं बनता है। कारण समझ में आ गया ना, केमिकल चेंज क्यों आते हैं, कोई एलिमेंट दूसरे से क्यों जुड़ता है, ताकि वो अपने आप को अस्थायी कर पाए, है ना। ये सब मैकेनिज्म मैंने बड़े अच्छे तरीके से क्लास के अंदर समझाया हुआ है। अब कहानी को आगे अगर हम बढ़ाएं तो मेरे लिए अभी फिलहाल में हमारा मोटिव यहाँ पे है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी पूछेगा बता देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो नया पदार्थ होगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, नया पदार्थ जो होगा उसके भौतिक और रासायनिक गुण, जैसे मान लो यह मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जुड़ के क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मान लो मैग्नीशियम, सपोज कर ले रहा हूँ, मैग्नीशियम क्या था, बहुत ठंडा धातु था, ऐसे मैंने मान लिया, और ऑक्सीजन जो था वो क्या था, गर्म था, है ना, ऐसे मान लेता हूँ। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है वो क्या नहीं होगा, वो ठंडा भी नहीं होगा और ना ही गर्म होगा। समझ में आ रहा है? यानी उसके पास ना ही मैग्नीशियम का गुण होगा और ना ही ऑक्सीजन का गुण होगा, यानी ये पदार्थ का अपना एक अलग गुण होगा, ये कहने का मतलब है। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसका गुण क्या होता है, अलग होता है अपने अभिकारक वाले पदार्थों के गुण से। यानी ऐसे पदार्थों से जिनसे वो मिला है, उनसे जिनसे मिलके बना है, उन पदार्थों से इसका गुण क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल। अब आते हैं, समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी। अब हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला लक्षण है हमारे पास, सबसे पहला लक्षण है कि भैया अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पे थोड़ा सा नोकिया 2690 आ गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेनली पहला कंडीशन ये है कि भैया अगर मान लीजिए दो पदार्थ थे, मिले, और मिलने के बाद कोई नया पदार्थ बन रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नया पदार्थ बना है। तो एक्चुअल में ऐसे पता चल सकता है कि हो सकता है कि ये जो पदार्थ बना है, मान लीजिए ये किस में था, ये सॉलिड था और ये लिक्विड था, तो ये जो पदार्थ बना है वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। यानी सॉलिड और लिक्विड मिलाया और क्या मिल गया हमको, लिक्विड मिल गया, या गैसियस मिल गया। क्या बन गया, गैस में मिल गया। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो पदार्थ बना इसकी अवस्था क्या है, बदल चुकी है ना, इसका स्टेट चेंज हो चुका है। पहले ठोस और द्रव को मैंने मिलाया तो यहाँ पे क्या बन गया, गैस। तो यहाँ पे अवस्था क्या हो गई है, बदल गई है। तो अगर स्टेट बदल गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हो ना हो, इसका मतलब क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन पहचानने का तरीका है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि रंग में परिवर्तन। मतलब मान लो अगर मैग्नीशियम को मैं देखूं तो मैग्नीशियम अगर मान लेता हूँ सफ़ेद है ना, ऑक्सीजन तो वैसे ही रंगहीन होता है, और ये वाला जो बना है वो कैसा बन गया, वो लाल बन गया। क्या बन गया, लाल। तो इसके कलर में क्या आ गया, चेंज आ गया कि नहीं आ गया। तो कलर में अगर चेंज आ गया तो भी आप समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ये केमिकल रिएक्शन पहचानने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है गैस का निकलना। यानी मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन हुआ, जैसे सपोज कर लिया कि मैंने मान लो कोई रिएक्शन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जनरल रिएक्शन लेता हूँ। मान लो यहाँ पे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। वही रिएक्शन को उल्टा करा दिया मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और बाद में क्या मिल गया मुझे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऐसा कुछ मिल गया। अरे ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो ध्यान से समझना, हम लोग को पता है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है तो क्या बनाता है, C6H12O6, और फिर क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो देखो यहाँ से गैस रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। तो जब गैस निकल रहा हो किसी अभिक्रिया के कारण या किसी प्रोसेस के दौरान, हमें क्या नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा कि सर यहाँ से क्या निकल रहा है, कोई गैस रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। यानी कोई गैस निकल रही हो तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे ऐसे एक ही से काम कराते हैं। यहीं पे देख लो, मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये तो बेचारे बहुत क्या थे, कम टेम्परेचर पे काम कर रहे थे। मान लेता हूँ कि इनका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोल सकता हूँ 303 डिग्री कैल्विन। कैल्विन में बोलोगे तो 303 डिग्री कैल्विन होगा, ठीक है। और ये जो पदार्थ बना है वो एक्चुअल में कितना का बना हुआ, वो 50 डिग्री सेल्सियस का बन गया। तो ये बताओ, ये दोनों तो बेचारे 30 डिग्री सेल्सियस के थे, ये क्या मिल गया हमको, 50 का। तो क्या टेम्परेचर में चेंज आ गया कि नहीं आ गया इनके। या ऐसा हो सकता है कि ये 50 का हो, ये 30 हो जाए, तो टेम्परेचर में क्या आ गया, चेंज। तो भी हमको समझ लेना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और यहाँ पे क्या है, अवक्षेप का निर्माण। यहाँ पे अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अवक्षेप का मतलब ऐसा होता है कि सपोज कर लो तुमने कोई केमिकल रिएक्शन कराया, मान लो ये दो पदार्थ हैं, इन दो पदार्थ ने मिलके आप आंसर में मुझे कोई नया पदार्थ दिया, और ये नए पदार्थ के फलस्वरूप मान लो सपोज कर लो कि आपने पानी के अंदर कराया,
है ना। तो पानी के अंदर नीचे 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 कोई पदार्थ यहाँ पे ऐसे क्या हो, जमा हो, समझ में आ रहा है, ऐसे क्या हो यहाँ पे जमा हो किया हो, तो उस केस में मतलब ये तो अपना पदार्थ है यहाँ पे, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे क्या हो, जमा हो तली के अंदर, तो इस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन पहचानने के कितने तरीके हमारे पास, कितने तरीके, 3 हो सकता है। स्टेट में चेंज हो, दूसरा कलर में चेंज आ जाए, गैस का क्या हो जाए, आपको एक्सक्रिएशन देखने के लिए मिले, गैस यहाँ से निकल रही हो, टेम्परेचर में चेंज आ जाए और यहाँ पे अवक्षेप क्या हो रहा, बन रहा हो, ठीक है ना। इंग्लिश में अवक्षेप को क्या बोलते हैं, परसिपिसेट बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट की कहानी को समझते हैं। मेनली यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो मेनली जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों का सहारा लेंगे और चिन्ह के सहारे के आधार पे हम एक इक्वेशन का निर्माण कर देंगे। मेनली समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण का मतलब ये होता है कि जब कभी भी मैं LHS और RHS की बात कर लूँ, है ना, जब कभी भी मैं दो पक्षों की बात कर रहा हूं तो जब भी दो पक्ष आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। जैसे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन था, दोनों ने मिलाव किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, LHS में कुछ है और RHS में कुछ और मैंने ये दिखाया कि LHS जो है यही क्या हो गया है, RHS बन गया। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, LHS जो है वो बराबर है किसके, RHS के, बोला ना मैंने, तो यही तो होता है इक्वेशन इसी को बोलते हैं, है ना। और मेनली ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम एक पदार्थ है, मैग्नीशियम क्या है, एक पदार्थ है। इस मैग्नीशियम को मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करा दिया, है ना। मैग्नीशियम को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, Mg से दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन एक पदार्थ है और इस पदार्थ को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दिखाने के लिए मैंने O2 का सहारा ले लिया, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और सिंबल के थ्रू इनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पदार्थ आए और क्या बना, है ना, कौन पदार्थ मिले और उनसे क्या बना, ये बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है और केमिकल रिएक्शन को मैंने क्या किया, शब्दों में बयां कर दिया, चिन्हों में बयां कर दिया, तो वही क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है, एक तो इसको पता नहीं क्या बीमारी हो जा रही है, एक सेकेंड, थोड़ा टेंशन में चला जाता है बेचारा, जब ज़्यादा काम करा देंगे आप तो, एक सेकेंड, फ्लो बिगाड़ देता है मेरा। लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। सिंपल वही बात है, मेरे ध्यान से देखो, उदाहरण के लिए इसने एग्जांपल के लिए क्या लिखा है, भैया मेथेन था, मेथेन जानते हैं, मेथेन एक गैस है, क्या है, मेथेन एक गैस है जो कि दलदल वाली जगहों से पाई जाती है, ठीक है ना, और उसका रिएक्शन किससे कराया गया, वायु से। तो देखो मेथेन को दिखाने के लिए क्या यूज किया गया, CH4, मेथेन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, CH4 को लिया गया है और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दिया गया है, समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या है, ये जो मिलाया हूं मैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, इन्हीं को लिया गया कि नहीं लिया गया, यही मेरे क्या है, अभिकारक। ये दोनों मिलेंगे और मिल के हमको क्या देंगे, एक नया रिजल्ट देंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे CH4, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद रखना, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे मैंने CH4 और ऑक्सीजन लिया, रिएक्ट कराने पे क्या मिला मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो ये मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब यही क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है। रीजन क्योंकि मैंने क्या किया है, तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन मतलब समझ में आ गया कि किसी को भी हमको कैसे लिखना है सर, ऐसे लिखना है, कैसे, उसके सिंबल के फॉर्म में। तो अगर हमने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। फिर से कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लो दूध का फटना, अभी आपने बोला था ना, ऐसे समझो, यहाँ पे तुम बेटा हटो यार, तो दूध का फटना है ना। अब दूध के फटने को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, सिंबल में। किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल में। अब सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। जैसे वो वाला तो आराम से हो जाएगा, जैसे जंग था, है ना, तो जंग का लगना जो था, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्या है, ये तो बस मुजबानी है, हमने देखा है, लेकिन अगर हम इसको सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है कि आयरन था, ऑक्सीजन आया और इसने क्या किया, Fe2O3 बना दिया,
तो ये क्या बन गया, ये जो आपने लिख दिया इस पूरी घटना को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल में प्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, पूरी घटना इस फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको देख रहे हैं, तो यही है केमिकल इक्वेशन। समझ में आया ना, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब देखिए इसको लिखने की विधियां क्या क्या हैं, इसको लिखने की विधि क्या क्या है, लिखने मतलब कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखने की बहुत सारी विधियां हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें इसमें, बेटा थोड़ा सा बड़े हो जाओ, हाँ देखिएगा इसको लिखने की विधियां क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि कुछ नियम होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पहले इनको समझ लेते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादकों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। मतलब क्या है कि भैया जो भी हम रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं पदार्थ, ठीक है ना, उनका हमें क्या पता होना चाहिए, उनका हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे 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 मान लो अभी हमने बोला था दूध का फटना, तो ये बताओ हमको दूध का फार्मूला नहीं पता है ना, तो अब हम इसका केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जैसे आयरन वाला था, तो आयरन वाला था तो हम कर सकते थे ना, जैसे लोहे पे जंग लगना था, तो लोहे का मुझे फार्मूला पता ही नहीं पता है, बताओ लोहे का क्या होता है, आयरन, Fe होता है, तो यही तो है इसका अणुसूत्र, यानी यही तो है इसका सिंबल, है ना। तो अगर सिंबल पता है तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। पहला नियम तो यही है कि भैया जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं रिएक्टेंट एंड क्या प्रोडक्ट, उनका हमें क्या पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, अगले नंबर पे क्या याद रखना है कि भैया जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, जो पदार्थ है उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं, मतलब सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण है कि हाइड्रोजन है, तो मेनली हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H2 लिखना है, नाइट्रोजन है तो उसको कैसे लिखेंगे N2। ये नहीं कि नाइट्रोजन बोल दिया तो नाइट्रोजन के लिए जो सिंबल है वो लिखेंगे बस सिंपल। भाई नाइट्रोजन अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, नाइट्रोजन अकेले नेचर में पाया जाएगा नहीं। हम छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं कि देखिए कभी भी एटम अकेले नहीं आता है, एटम अकेले नहीं आता है, एटम हमेशा हमेशा किसी ना किसी के साथ आएगा। तो एक एटम जो है वो अकेले नहीं आता, डर लगता है उसको, तो ये इसी कारण ये जो एटम है दूसरे एटम से क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होकर क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा, क्या बना देगा, मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा ना। तो हमेशा जो हमको नजर आता है नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर जो भी चीजें नजर आई, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अकेले आएगा, हाइड्रोजन अकेले नहीं आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या कर लिया है, बंध बना लिया है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ गया है, अभी क्या बन गया है H2, और ये दुनिया के अंदर आता है। हम हाइड्रोजन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो H2 है। हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन क्या है, देखो ये अकेले ऑक्सीजन आपको नजर आएगा नहीं, अकेले ऑक्सीजन आइटम आ ही नहीं सकता, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, O2। ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन नहीं है। हमेशा हमको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखना होता है किसी भी सिंबल को। समझ में आया, ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे। अब अगले केस में समझते हैं, मतलब और कहानियां समझते हैं मेनली। अब क्या लिखा है, अब लिखा है कि ये देखिए एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मेनली क्या होता है कि कुछ जो एटम होते हैं, कुछ जो एटम होते हैं वो किस तरीके से आपको नजर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। जो एटम होते हैं उनको लिखा दो तरीके से जाता है, या दो तरीके से आपको देखते हुए नजर आएंगे। एक तो मोनो एटॉमिक आपको नजर आएंगे, क्या होंगे, मोनो एटॉमिक, और दूसरे क्या होते हैं, डाई एटॉमिक। मतलब यार समझो सिंपल है, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है, जैसे सोडियम है तो सोडियम ऐसा नहीं नजर आएगा आपको, Na2 में नहीं नजर आएगा। समझ में आ रहा ना, सोडियम सोडियम Na ही केवल नजर आएगा। समझ में आ रहा ना, तो इसका सिंबल भी वही है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं इसके अलावा, जैसे मैग्नीशियम की बात कर ली मैंने, तो मैग्नीशियम भी आपको क्या सिंपल ऐसे Mg के फॉर्म में नजर आएगा। समझ पा रहे ना। तो ये क्या है, ये मोनो एटॉमिक है, जबकि डाई एटॉमिक में क्या आ गया, हाइड्रोजन देखिए डाई एटॉमिक है, O2 क्या है, डाई एटॉमिक है, दो दो लगाए कि नहीं लगाए, हमेशा क्या होंगे, हमेशा दो के फॉर्मेट में आपको नजर आएंगे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन किस फॉर्म में आएगा, F2 के फॉर्म में आएगा। क्लोरीन किस फॉर्म में आएगा, F2 के फॉर्म में आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे वही चीजें लिखी गई हैं, ये जो है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन कॉपर, इन सबको हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, ये सब के सब क्या है, मोनो एटॉमिक है। मेनली ज्यादातर जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल है यानी जितने भी तत्व हैं वो अकेले ही लिखे जाएंगे, लेकिन जितने भी अधातु हैं यानी जितने भी एलिमेंट अधातु नॉन मेटल है उनको हम इस फॉर्म में देखेंगे। यानी गैसेस, देखो ज्यादातर ना ऐसे समझ लो, जो गैसेस होंगी, जो कौन होंगी, गैस होंगे, वो किस फॉर्म में नजर आएंगे, आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब के सब क्या है, गैस है। स्पेशली ब्रोमीन गैस नहीं है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान देंगे, लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी सब क्या है, बाकी सब के सब क्या है, गैस है। अच्छा इसमें I2 के बारे में भी जानते हैं, I2 भी थोड़ा सा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। तो हम लिखते वक्त क्या बातें याद रखनी है कि सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि भैया हमें उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिसको 2 बार लिखना है उसको 2 बार लिखेंगे, जिसको 1 बार लिखना है उसको 1 बार लिखेंगे। ये कहने का मतलब ये सही तरीका पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कौन डाई एटॉमिक है और कौन मोनो एटॉमिक है। तो हमेशा याद रखेंगे जितने भी मेटल है उनको कैसे लिखेंगे, सिंगल लिख देंगे। अगर सोडियम बोल रहा हूँ मैं तो डायरेक्ट N है ना। अगर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने बेरिलियम बोल दिया तो बेरिलियम के लिए सिर्फ Be लिखूंगा, इन्हें कि Be2 लिख दूंगा, है ना। लेकिन अगर मैंने क्या बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के लिए मैं क्या लिखूंगा, O2। समझ में आ रहा है। अगर मैंने बोल दिया नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के लिए मैं क्या लिखूंगा, N2। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो किसको क्या लिखना ये पहले नंबर पे पता होना चाहिए, इसीलिए इसने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखो केमिकल इक्वेशन कई सारे तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, देखो मेनली जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे Mg है और यहाँ पे O2 था, है ना। और मैंने रिएक्शन कराया, क्या बन गया, MgO बन गया। अब ध्यान से देखो एक लॉ बना था, किसके द्वारा बनाया गया था, एंटोनी डी लॉरेंट लेवेसियर, है ना, जो कि कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। उन्होंने एक लॉ निकाला था, उनके अनुसार ये था कि देखो मास जो होता है वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मास मतलब द्रव्यमान। मान लो ये Mg है ना। Mg का द्रव्यमान फिलहाल मैं मान लेता हूँ 24 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान मान लेता हूँ कि मैं 16 है ना। तो अगले केस में मान लो ये मैग्नीशियम था, ये 16 मतलब ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम का कितना था 24 और ऑक्सीजन का कितना था 16। ऐसे सिंपल समझो, केजी में मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम 24 किलोग्राम था और ऑक्सीजन 16 किलोग्राम था, है ना। ध्यान से देखना। अब जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो केमिकल रिएक्शन में दोनों जुड़ गए, क्या हो गए, दोनों जुड़ गए। तो ध्यान देना, उनके कहने का मतलब ये था कि देखो केमिकल रिएक्शन से पहले जितना द्रव्यमान था, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। यानी यहाँ पे देखो 24 है, यहाँ पे क्या है 16 है, तो अंततः जो पदार्थ मिल रहा है उसका कितना होना चाहिए, 24-16 मिला के कितना हो जाएगा बताओ। 24 और 16 मिला के सर हो जाना चाहिए हमारा 6 4 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाना चाहिए 40 किलो। क्योंकि इधर भी क्या है 40 किलो है ना, इधर टोटल 40 किलो है तो इधर भी कितना होना चाहिए 40 किलो होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गलत है, क्योंकि मास को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान कभी भी नष्ट या उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। तो मास कंजर्वेशन के कारण यानी ये लॉ बना गया था। कौन सा लॉ लिख लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हम कभी भी ये बात ध्यान में रखेंगे कि कभी भी मास इधर से उधर कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। हमेशा रिएक्शन के पहले देखो, यानी रिएक्टेंट का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, प्रोडक्ट का भी मिला के उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिया था Mg और यहाँ पे लिया था O2 और यहाँ पे आंसर कितना मिला था मुझे मिला था MgO। बड़े ध्यान से देखना, मैग्नीशियम का एक्चुअल में कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन है अगर एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है 16। यहाँ पे कितना है बताओ, यहाँ पे 2 ठो है तो 16 दूना 32, टोटल जोड़ दो कितना हो गया, तो सर यहाँ पे हो गया 2 और 4 6 और 3 और 2 5, 56 हो गया कि नहीं हो गया, 56 AMU इधर है ना। और ध्यान से देखो यहाँ पे है AMGO, क्या है MgO का कितना होगा 24 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, है ना। जोड़ दो कितना हो गया यहाँ पे, तो अभी जस्ट देखा मैंने 40 हुआ। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये 40 AMU क्या बराबर है, क्या रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक है या क्रियाकारक है उसका जो मास है और जो प्रोडक्ट बना है उसका मास क्या है, बराबर है, नहीं। यहाँ पे तो दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो द्रव्यमान है वो क्या हो गया है, घट गया है। और अगर ऐसा हुआ, देखो घटा हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे 56 और यहाँ पे क्या है 40 है, तो इसका मतलब घटा हुआ नजर आ रहा है। और अगर घट गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ब्रेक हो रहा है ना। तो अगर हमारा केमिकल रिएक्शन इस तरीके से लिखा गया है, चलिए केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखा गया है कि ये क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के विरुद्ध है ना। तो उस तरीके के केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ढांचा रासायनिक समीकरण, समझ में आया, ठीक है। यानी ये ढांचा है केवल,
इसके अंदर अभी जान नहीं आएगी जब तक हम इसको क्या नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस मतलब अगर इधर 56 तो इधर भी क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे 56 करेंगे ये देखिएगा। तो मेनली इसको हमको बनाना पड़ेगा। 56 बनाने का मतलब सीधा फंडा ये समझो कि मुझे किसी भी कीमत पे दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो ये गलत है। लेकिन क्या समझ में आ गया, हाँ है ना। जैसे अभी एक और रिएक्शन से मैं समझा देता हूँ। यहाँ से देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है ना। जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, C6H12O6, फिर क्या बनता है, पानी बनता है और फिर ऑक्सीजन बनता है ना। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसका देखूँ, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना। रिएक्टेंट की बात करो तो देखो, रिएक्टेंट में एक तो कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा हाइड्रोजन है। तीन ही लोग इधर है, इधर भी कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही लोग आए हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझना। तो मान लो यहाँ पे कितना कार्बन, एक ही कार्बन है तो 12 होगा। ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3, तो 16 3 से गुणा कर दो, 48 हो जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन कितना है, तो सर 2 है, तो 2 से गुणा कर दूंगा, कितना मिल जाएगा 2। तो ध्यान से देखो टोटल कितना हो गया, 12 48 और 2, तो 12 50, मतलब 48 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, 50 में 12 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 62 हो गया। यानी रिएक्टेंट में कितना है 62 है। लेकिन इधर आओ तो इधर देखो, तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में 12 छके कितना हो जाएगा, 12 छके 72, 72 हो गया कार्बन का, हाँ या ना। कार्बन का कितना हो गया। अब से यहाँ पे देखो, मैंने देखा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड था और H2O था, है ना। रिएक्शन हुआ, C6H12O6, पानी बना और कार्बन ऑक्सीजन बना। बार बार गलत हो जा रहा है, 1 मिनट है बस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O, और फिर यहाँ पे रिएक्शन कराया मैंने C6H12O6, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H2O, है ना। यहाँ पे रिएक्टेंट का कितना आया था बताओ, रिएक्टेंट का हम लोगों ने देखा था 62 आया था। हम प्रोडक्ट का देखें तो देखो कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है 6 ठो, कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पे 6 ठो है। एक का कितना होता है, एक का होता है 12, तो 12 से गुणा कर दो, कितना मिल गया 72। हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो 14 मिल जाएगा सीधा सीधा मुझे 14, क्योंकि एक होता है एक ठो का। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, लेकिन एक का होता है 16। यहाँ पे कितने हैं सर 6, यहाँ पे 2 8 और एक 9 ठो है, तो 16 का गुणा 9 से में हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 144। अब जोड़ो कितना हो रहा है, 72 14 और 144, 72 14 और 144, देखा जाए तो कितना हो जाएगा 72 14 और 144। अगर जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 4 4 8 8 2 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 1 5 5 7 5 12, 12 और 2 14, ठीक है ना, नहीं 13 होगा, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 2 और 1 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 230। यानी जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसका कितना है 230, क्या है बराबर है। क्या यहाँ पे मास अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्या है, ये खिलाफ है। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटॉल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आ गया, हाँ या ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है। कभी भी हमको क्या देगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी ढांचा रासायनिक समीकरण दिया, या रासायनिक समीकरण का ढांचा दिया, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। इसी को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित में क्या होगा कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे पास क्या था, Mg+O2 था, ये क्या बना रहा था, MgO बना रहा था। देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चूंकि मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, तो मैंने यहाँ पे भी ऑक्सीजन मुझे 2 बनाना पड़ेगा, तो मैंने 2 से क्या कर दिया गुणा, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो देखो अब इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, पहले इधर देखो मैग्नीशियम कितना था, मैग्नीशियम इधर 1 था, ऑक्सीजन कितना था इधर 2 था। अब इधर देखो, इधर पहले मैग्नीशियम कितना था, इधर भी मैग्नीशियम 1 था और ऑक्सीजन भी कितना था 1 था, लेकिन हमने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया और मैग्नीशियम भी क्या हो गया 2। तो अगर इधर मैग्नीशियम 2 तो इधर भी मैग्नीशियम पहले मुझे क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से क्या कर दूंगा गुणा, तो ये भी क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो ध्यान से, जितना इधर परमाणु है उतना ही इधर परमाणु है, तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा सेम, या टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा सेम। जैसे ध्यान से देखो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का भी जस्ट मैंने लिया था 24, तो 1 का 24 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 48,
और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा सर 32 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ो 16 48 और 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। इधर 80 आ गया तो इधर भी तो 80 आएगा, देख लो 80 आ गया नहीं आएगा। अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मूल समीकरण या ढांचा समीकरण कैसे होता है, लिखा जाता है। तो मेनली क्या होगा कि सिंपली आप जो भी दिख रहे हो, मतलब मेनली कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनको एक साथ लिख दो और बीच में क्या लगा दो, ऐसे एरो लगा दो, है ना। तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, उस केस में आपको मूल समीकरण या ढांचा समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत। मान लो मुझे पता चला ना कि आयरन है मतलब लोहा था और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद आयरन ऑक्साइड बना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Fe2O3। तो ये जो मैंने लिखा है इसमें देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैंने कहाँ रखा है LHS में, और प्रोडक्ट को कहाँ रखा है RHS में रखा है, बताओ। यहाँ पे प्रोडक्ट है और कैसे दिखा दिया, एरो से दिखा दिया। एरो दिखा रहा है कि किससे किधर की ओर बना है। मान लो अगर एरो इधर की ओर होता है तो इसका मतलब Fe2O3 से क्या बना है Fe+O2, लेकिन एरो की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है, तो इसका मतलब Fe और O2 ने मिलकर क्या बना है Fe2O3। हमेशा याद रखेंगे कि दो लोग मिलेंगे, दो लोग मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे और उस नए पदार्थ का गुण इन पुराने वाले पदार्थों से क्या होगा, अलग होगा, तभी केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखते हैं, समझ में आ गया, बोलो। ठीक, अब आगे देखोगे। अब यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि भैया लिखा गया है कि जो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक क्रियाकारकों के और सूत्रों के मध्य क्या लगा दिया जाता है, प्लस लगा दिया जाता है, चिन्ह लिखते हैं। समान रूप से उत्पादों के अणुओं के मध्य भी धनात्मक चिन्ह लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पादों की ओर होता है जो कि अभिक्रिया की दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तो समझा दिया मैंने। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, जैसे देखो मुझे पता है कि अभिकारक के अंदर कितने लोग आए हैं, अभिकारक के अंदर 2 लोग थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, Fe लिखूंगा और उसके साथ साथ मुझे O2 भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बीच में क्या लगा दूंगा प्लस। कभी ये मत समझ लेना कि Fe है तो यहाँ पे -O2 लिखा जाएगा, माइनस कभी नहीं आता केमिकल इक्वेशन के अंदर, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, बस ये बता रहा है कि ये दोनों साथ में है। ठीक है, फिर मैंने क्या लगाया, ऐसे एरो लगा दिया। एरो लगाने के बाद मुझे क्या नजर आएगा सर, Fe2O3, है ना। तो ये क्या मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट है। 50,555 बार समझा चुका मैं। ओके, ये मेरा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कहाँ रहेगा LHS में और प्रोडक्ट कहाँ रहेगा RHS में। ठीक ठीक, प्लस का मतलब समझ में आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर, कि दोनों पदार्थों को मैं एक साथ ले रहा हूं। अब जिसने क्या लिखा है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि जो जिंक की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप मुझे जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन के निर्माण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करना है। चलो यहीं पे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, मेनली उसका इक्वेशन हमारे सामने आगे मिलेगा। तो मेनली क्या बोला है, सबसे पहले जिंक, है ना। तो जिंक का क्या होता है फॉर्मूला Zn, है ना। और किससे रिएक्शन कराना है मुझे, हाइड्रोजन क्लोराइड से, यानी जिंक को किसके साथ लेके आना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, लिख दिया कि नहीं लिख दिया कि भैया जिंक किससे मिल रहा है HCl से, तो जिंक लिखा, फिर प्लस लगा के HCl, है ना। इसके अलावा तो कोई मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा एरो। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, यानी ZnCl2, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निर्माण, तो यानी H2। हाइड्रोजन गैस का मतलब मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है बताइए तो फटाक से। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है, हमेशा 2 लगा होगा इसके पास। अगर अकेले हाइड्रोजन लिखोगे तो डाइएटॉमिक, अकेले क्लोरीन लिख रहे हो तो डाइएटॉमिक है वो भी। क्लोरीन के बगल में क्या नजर आएगा, 2। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने केमिकल इक्वेशन बना दिया। यही घटना थी, इस घटना का मैंने क्या दिखा दिया आपको, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिए ये जो आपने बनाया है ये क्या है, ये आपका है ढांचा समीकरण या मूल समीकरण, है ना। इसको हम बोल लेते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। रीजन, क्योंकि देखो अभी ये बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिंक कितना है 1, इधर भी कितना है 1 है, चलो जिंक बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर कितना आ गया 2, तो मास बढ़ गया होगा ना। क्लोरीन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, तो मास तो बढ़ गया ना भाई, समझ में आ रहा ना। तो यानी ये एक्चुअल में बस मैंने इन्फॉर्मेशन ली, ऐसे लिख दिया। दैट इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे आपने बना दिया, तो वो स्केलेटल बनता है। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मैं बस क्या लगा दूंगा यहाँ पे 2, अब 2 लगा दूंगा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे देखो, इस चीज को यहाँ पे इसने दिखाया है,
कहाँ गया, देखो वही चीज़ लिखी गई कि नहीं लिखी गई है जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने लिखा था, है ना, तो दिख गया बिल्कुल। अब देखना एक चीज़ और आता है, एक चीज़ और आता है कि ये जो अभिक्रिया उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल, रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सेबल का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने यहाँ से रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से मुझे पता है कि क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट में, यानी रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ, प्रोडक्ट से मैं चाहूँ तो रिएक्टेंट भी बना सकता हूँ, यानी दूध से मैंने क्या बना दिया, दही, और दही से फिर मैंने क्या बना दिया, दूध, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो उत्क्रमणीय के लिए हम लोग क्या साइन लगाते हैं, ये वाला, ये साइन दिख रहा है ना, इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें देखिए इसका मतलब ये है कि N2 और H2 मिलेंगे तो NH3 बनाएंगे, N2 H2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NH3 बनाएंगे। अब देखो N2 H2 मिलेंगे तो NH3 बनाएंगे और फिर NH3 फिर से टूट जाएगा N2 और H2 में। देखो हमको ये बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उस केस में एक ऐसे एरो लगा देना, एरो बताएगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन अगर एरो ऐसा है कि इधर और इधर, तो इसका मतलब ये जो ये पदार्थ जो है वो इसमें भी जा सकता है और ये इसमें भी जा सकता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकता है और जो प्रोडक्ट है वो बाद में रिएक्टेंट बन सकता है और जो रिएक्टेंट था वो क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। जैसे देखो अगेन समझ लो, डीप में एकदम समझा रहा हूँ भाई, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो पहले बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको और समझ में आएगा, जो तीसरी बार पढ़ रहे हैं उनको एकदम समझ में आ गया होगा, अब वो पढ़वे मत करें। तो N2 + H2 यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, अपना रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन कब, जब मैं इधर जा रहा हूँ, है ना, जब मैं इधर जाऊँ तब ये क्या बन जाएगा मेरा, रिएक्टेंट, और तब ये क्या बन जाएगा मेरा, प्रोडक्ट। तो रिवर्सेबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट होता है, कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, अब इसी में घूमते रहिए आप, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार अगर जो प्राप्त होता है केमिकल रिएक्शन, उसी को बोल दिया इसने कि ढांचा, क्या है ये, क्या हो गया भाई, जूम कहीं नहीं हो रहा है बेटा, एक सेकेंड रुकेंगे, चूंकि टैबलेट के अंदर थोड़ा सा इशू आ गया है तो इसलिए मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आके इसके आगे का रिवीजन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।